नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया आज हमारी तरफ देख रही है। पीएम ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज हमारा देश पूरी निष्ठा के साथ हमारे गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। लाल किले ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मरने मिटने वाले लोगों के हौसले को भी परखा है। प्रधानमंत्री ने औरंगजेब का जिक्र करते हुए कहा कि औरंगजेब की आताताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद दी चादर बनकर एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी। आज भी हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें पूरे विश्व की प्रगति, उसका लक्ष्य हम सामने रखते हैं। और ये 400 रुपए का सिक्का भी इस मौके पर जारी किया गया। और इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री का संबोधन खास रहा, चूंकि देश के पहले वो प्रधानमंत्री हो गए जो सूर्यास्त के बाद जिन्होंने लाल किले के प्रांगण से अपना संबोधन किया हो। और इस मौके पर आपको बता दें कि तमाम केंद्र सरकार के मंत्री से लेकर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, कई खास लोग वहां पर मौजूद थे। ये भारत भूमि सिर्फ एक देश ही नहीं है, बल्कि हमारी महान विरासत है, महान परंपरा है। इसे हमारे ऋषियों, मुनियों, गुरुओं ने सैकड़ों हजारों सालों की तपस्या से सींचा है, उसके विचारों से समृद्ध किया है। इसी परंपरा के सम्मान के लिए, उसकी पहचान की रक्षा के लिए दसों गुरुओं ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए साथियों, सैकड़ों काल की गुलामी से मुक्ति को, भारत की आजादी को, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सीएए का भी जिक्र किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। नागरिकता संशोधन कानून ने पड़ोसी देशों से आए सिख और अल्पसंख्यक परिवारों को देश की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ किया है। ये सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें मानवता को सर्वोपरि रखने की सीख दी है। प्रेम और सौहार्द हमारे संस्कारों का हिस्सा है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। मुंबई से शुरू हुआ अजान बनाम हनुमान चालीसा विवाद पूरे देश में फैल चुका है। इसी विवाद के बीच महाराष्ट्र के बड़े पुलिस अफसरों के तबादले हुए। अब मामले में और भी तेजी आ गई है और इसे आगे बढ़ाते हुए राज ठाकरे ने एक फिल्म रिलीज करने का फैसला किया जो कि अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर बनी है। इसी बीच मुंबई में शिवसेना मुख्यालय मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान को लेकर भी मामला गर्मा चुका है और हिंसा की स्थिति बनने की आशंका पैदा हो गई है। लाउड स्पीकर विवाद के बीच यह है मराठी फिल्म का पोस्टर। राज ठाकरे की एमएनएस जगह जगह इस पोस्टर को लगा रही है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म का टीजर भी जल्द ही राज ठाकरे जारी करेंगे। ये फिल्म एक कोशिश है मस्जिदों पर लगने वाले लाउड स्पीकर से लोगों को कैसे तकलीफ होती है ये बताने की। महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाउडस्पीकर हे उतरले गेले। 3 मई को जब मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर लगाम को लेकर दी गई राज ठाकरे की समय सीमा खत्म हो जाएगी, तब
होगा अजान नाम की ये फिल्म सिनेमा घरों में प्रदर्शित की जाएगी। इस फिल्म के पोस्टर को एमएनएस ने जारी किया। ये फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त डायरेक्टर शिवाजी पाटिल ने बनाई है। ये फिल्म 2018 में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। कीर्तनाचा कार्यक्रम ठेवण्यात आला आहे। लोकांच्या कीर्तनात जाऊन काम करणारा तू कधी आला का मस्जिदीच्या धर्माच्या कामाला? इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। महाराष्ट्र सरकार भी इस फिल्म को पुरस्कार से नवाज चुकी है। अजान आपल्या धर्माचा भाग आहे। ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की भी इस मुद्दे पर बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने पलटवार करते हुए कहा है कि लाउड स्पीकर लगाना और उतारना किसी भी कानून के हिसाब से सरकार का काम नहीं है। लाउड स्पीकर लगाने के लिए पुलिस की इजाजत लेना अनिवार्य होगा। सरकार ने साफ किया कि राज ठाकरे और दूसरे राजनीतिक दलों के साथ साझा बैठक करने के बाद ही लाउड स्पीकर को लेकर अंतिम नियमावली जारी की जाएगी। राज्य के सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रमुख नेता जो है, ये प्रमुख नेताओं को मैं एक बैठक के रूप में निमंत्रित करना चाहता हूँ और उनसे सभी से बात करके बाद में इसके बारे में निर्णय लिया जाए। लाउड स्पीकर उतारने की कोई बात सरकार के सामने नहीं है। उद्धव सरकार को राज ठाकरे की अल्टीमेटम की मियाद 3 मई को खत्म हो रही है। उससे पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 1 मई को राज ठाकरे की मेगा रैली प्रस्तावित है, लेकिन राज ठाकरे की इस रैली में राज्य का सौहार्द बिगड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के अलावा 5 अलग अलग संगठनों ने औरंगाबाद पुलिस के कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर रैली को इजाजत न देने की मांग की है। विकास के ऊपर महाराष्ट्र में कभी भी राजनीति होती रही थी, लेकिन अभी ये कुछ महीनों में जो जिस तरीके से चल रहा है उसमें देखा जाएगा तो महाराष्ट्र को अस्थिर करने की यहाँ पे कोशिश हो रही है और दुर्भाग्य है। और महाराष्ट्र के राज्य सरकार ने इसके बारे में कठोर से निर्णय लेने जरूरी है, क्योंकि आज अगर हम लोग उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो आगे जाके उसको अलग तरीके से घटना बदलने की कोशिश हो सकती है। रैली को लेकर हो रहे विरोध के बीच एमएनएस ने साफ कर दिया है कि 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे की सभा हर हाल में होकर रहेगी। दोनों पक्षों की ओर से खिंच रही तलवारों को क्या पुलिस म्यान करने में कामयाब हो पाती है, ये महत्वपूर्ण सवाल होगा। इस बीच मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर अल्टीमेटम पर भी विवाद छिड़ गया है। मुंबई की लड़की हूँ और इधर की बहू, तो तेरे घर में जा, लेकिन मातोश्री के ऊपर नहीं आना है। रवि राणा और नवनीत राणा जानबूझ के बचपना कर रहे, जानबूझ के मुंबई की अस्थिरता निर्माण करने का काम कर रहे, मुंबई के शिवसैनिकों का माथा भड़काने का काम कर रहे। हमारा मातोश्री मंदिर है, हमारे मातोश्री के रक्षण ऐसे अपवित्र विचारों से हम नहीं देंगे अंदर जाने। मैं आदरणीय नवनीत राणा जी को चेतावनी देता हूँ कि आपने जो आह्वान दिया है कि मैं मातोश्री आकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, तो मातोश्री तो दूर की बात है, मातोश्री के अगल बगल, मातोश्री के परिसर के भी नजदीक आप नहीं आ सकती। हमारे शिव सैनिक, हमारे रणरागिनी इतनी मजबूत हैं कि आपको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मिला जुलाकर मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद अभी अपने चरम पर है। सरकार को किसी भी हालत में इस पूरे माहौल को हिंसक होने देने या तनाव बढ़ाने से बचने की जरूरत है। पान मसाला का विज्ञापन न करने की कसम खा ली है। उन्होंने अपने प्रशंसकों से माफी मांगते हुए आगे से ऐसे किसी भी विज्ञापन में नहीं आने का फैसला ले लिया है। जो गलत है सो गलत है, और मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी चीजों को एंडोर्स ना करें।
कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। कहते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी कि क्षमा वीरों का गहना है। और ये कहावत अक्षय कुमार के लिए नहीं बल्कि व्यूअर्स यानी कि आपके लिए बोली जा रही है। अरे भाई, आप सभी की बदौलत बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार ने अपने एक एड के प्रमोशन के बाद माफी जो मांग ली और फैंस ने उन्हें शायद माफ भी कर दिया है, तो माफ करने वाले ही सबसे बड़े वीर कहलाएंगे ना। लेकिन वो वीर जिसने रात के अंधेरे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए माफी मांगी, लेकिन दिन के उजाले में शायद हमारे सवालों के जवाब देने से कन्नी काट ली। क्या था हमारा वो सवाल जो कि एबीपी न्यूज अक्षय कुमार से पूछना चाह रहा था, और क्या हुआ इसका असर, वो भी आपको जल्द ही बताएंगे। तो जब हमारी रिपोर्टर एक डांस स्टूडियो के लॉन्च पर आज सुबह ही अक्षय कुमार के पास अपना सवाल लेकर पहुंची, तो अक्षय ने वहां से कन्नी काट ली। एबीपी न्यूज के सवाल को सुना तक नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पूछ लेते हैं कि हमारा सवाल था क्या। अक्षय से हम सिर्फ यही पूछना चाहते थे, अक्षय आपने अपनी पोस्ट के जरिए ये तो बता दिया किस कथित ब्रांड की एड की कमाई आप जरूरतमंदों के लिए दान देंगे। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपके इस एड के प्रसारण के बाद फैंस ने जो बैकलैश किया है उसे रोकने के लिए आप किसी न किसी तरह से इस एड को ही रुकवा दें। लेकिन आपके फैंस जब भी इस एड को देखेंगे तब उन्हें थोड़ी सी तकलीफ तो जरूर होगी। इस पोस्ट का दम तो तब दिखेगा ना जब उस कथित ब्रांड का एड पूरी तरह से रुक जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।